जैसे ये पहलगाम का वाकया हुआ वैसे ही भारतीय शहरियों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करना शुरू की। हिंदू इंतहा पसंद है और बीजेपी का नैरेटिव एक तरफ रख दे तो ये उनके अंदर से आवाजें आना शुरू हुई है। इंडिया की जो हिस्ट्री है, बार बार हमने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखे हैं, दुनिया भी जानती है। अब पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है जी ये दहशतगर्दी और ये वो। हमारे यहाँ कभी कोई मजहबी जमात पावर में आई है? इंडिया में आई है और आके बैठी हुई है और वो हमें कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है वो टेररिज्म और इस्लामिक किए और इस्लाम, मतलब ये कोई बात हुई? दरियाए सिंध के मामले में तो इंडिया एक तरह से अपर राइवेरियन है, हम नीचे। अगर वो ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वगैरह में देखें तो उसमें इंडिया लोअर राइवेरियन है, चाइना अपर है। तो वो चाइना के लिए ये एक मिसाल कायम कर देगा कि भाई तुम लोग भी कर सकते हो। चाहे इकोनॉमी का महाज हो, सियासत हो, हम आपस में उलझे हुए नजर आते हैं। अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है तो एक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। 26 से ज़्यादा सयाह वहाँ पर जान से गए और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो कि पहले ही जो है वो सरदमौरी का शिकार थे, तेज़ जुमलों का और बयानात का तबादला हो रहा है, जिससे लग रहा है कि ख़त्ते का जो माहौल है वो किसी अल्लाह ना करे जंग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग बहुत से ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो ख़त्ता किसी जंग की लपेट में भी आ सकता है। और इसको ज़्यादा जो हवा दे रहा है वो इंडियन मीडिया दे रहा है। हमारा मीडिया तो कदरे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, गो कि उनके अंदरूनी जब हमारे कोई मामलात होते हैं तो रवैया कैसा होता है, मगर इस मामले में हमारा मीडिया काफ़ी समझदार दिखाई दे रहा है। तो खैर आज की पॉडकास्ट इसी मौजू के ऊपर है। मुख्तलिफ एंगल से इस वाक़े को देखने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर इंडिया का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्या ये कोई इसका ढंडोरा पीटना कोई नई बात है या ये उनका रवायती हरबा है किसी मेन स्ट्रीम इशू से तवज्जो हटाने के लिए? ये सारे मामला डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, जियो में इंटरनेशनल अमूर की हेड हैं मुनीज़ा सिद्दीकी साहिबा। पहले भी आप इन्हें हमारे शो में देखते रहते हैं और लाइक करते हैं। मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया बुलाने का। जज़ाकल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। इंडिया वाला वाक़या तो आप फॉलो कर ही रही हैं, जाहिर सी बात है, आपकी जिम्मेदारियों में है ये। तो मुझे ये बताएं कि ये पहले तो मुझे इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहानी सुनाएं। क्या ये जो हमें सुनने में नई चीज़ है कोई हमारे लिए? देखिए, इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया। जैसे ये पहलगाम का वाकया हुआ वैसे ही बाज इंडियन शहरी और बड़े सीनियर लेवल के शहरियों में, मैं ट्विटर पे देख रही थी, हमारे यहाँ बंद है लेकिन बहरहाल मैंने देख लिया चुप के, तो उस पे भारतीय शहरियों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करना शुरू की और वो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी ये वाला जो वाकया है ये हमें याद दिलाता है चिति सिंह पूरा वाले वाकये का जो 2000 में हुआ था। मैं जरा लिख के लाई हुई थी डेटा, क्योंकि तो इंडियंस जो है वो खुद कहना, क्योंकि वहाँ पे तालीम है, वो भी इतना शऊर रखते हैं। अगर आप जो हिंदू इंतहा पसंद है और बीजेपी का नैरेटिव एक तरफ रख दे तो ये उनके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई है। और उसकी एक वजह ये है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें बार बार हमने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखे हैं, दुनिया भी जानती है। तो कि ये हुआ। अच्छा, तो जो ये चिति सिंह पूरा मैसेकर था सन 2000 का, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील ये बताऊं। ये इलाका है मकबूजा कश्मीर में। सन 2000 में ये हुआ था कि वहाँ पे मुसल्लह अफराद एक इलाके में गए, यही चिति सिंहपुरा में एक मोहल्ले में, वहाँ पे उन्होंने लोगों को निकाला। वहाँ पे ज़्यादातर सिख आबादी थी, उनको घरों से निकाला और एग्जीक्यूशन स्टाइल में 35 लोगों को उन्होंने मार दिया। उसके बाद एकदम हंगामा शुरू हुआ और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, वही रिवायती। फिर जैसे जैसे ये मामले की तफ्तीश हुई और उसकी कड़ियाँ खुलनी शुरू हुई तो पता ये चला कि उसमें तो इनके अपने लोग इन्वॉल्व थे इंडिया के। और उसकी वजह से क्या हुआ था, सन 2000 तक कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है, जो मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट वहाँ चल रही है, उसमें सिखों का वो रोल नहीं था, वो इम्पैक्टेड उस तरह से नहीं थे। मगर इस वाक़े के बाद वो भी इसमें शामिल हो गए, वो भी एक पार्टी बन गए। ठीक है। तो जिससे ये लग रहा था कि भाई इसको, और अच्छा इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, मैं क्यों इस वाक़े की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हुआ, अच्छा उस टाइम पे
इस वाक़े से एक आध दिन पहले बिल क्लिंटन उस वक्त सदर थे अमेरिका के, उन्होंने आना था, वो भारत के दौरे पे आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने आना था पाकिस्तान। तो एक तो भारत की कोशिश थी कि वो पाकिस्तान ना आए, तो इस वाक़े की वजह से एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि वहाँ पर उन्होंने कश्मीर में मज़ीद सख्त एंटी टेरर लॉज और अपने जो भी इस किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह बढ़ा दी और सख्त कर दिया। बिल क्लिंटन की वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी मैडेलिन ऑलब्राइट। मैडेलिन ऑलब्राइट ने बाद में एक किताब लिखी जिसका नाम था द माइटी एंड द ऑलमाइटी। उसमें हिलरी क्लिंटन ने उसका वो लिखा था, फॉरवर्ड लिखा था। उसमें हिलरी क्लिंटन ने कहा था, और ये साफ अल्फाज में लिखा है, कि ये जो चित्ते सिंहपुरा वाला वाकया है, इसके अंदर हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व्ड है। और ये नहीं लिखा हो सकते, उन्होंने कहा हिंदू मिलिटेंट्स ने ये किया है, और ये उस किताब में लिखा है, जिसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ, इंडिया ने शोर मचाया, मगर हिलरी क्लिंटन अपनी बात से पीछे नहीं हटी। ठीक है, तो जब ये वाला पहलगाम का वाकया हो, तो सबसे पहले तो ये इसकी बाज़गश शुरू हो गई कि भाई ये तो इंडिया पहले भी कर चुका है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात हैं। मुझे लेटेस्ट पुलवामा याद आ रहा है। वो तो है, पुलवामा तो सबकी याददाश्त में है, क्योंकि वो अभी हमारे सामने की बात है। और आप देखिए, जब भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है ना, तो उससे कोई भी जो भी हुकूमत करती है, जो भी उससे वो कोई पर्पस हासिल करना चाहती है ना, ऐसे ही बैठे बिठाए तो कोई नहीं करेगा ना। इसमें जो सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, जो कि बहुत अफसोस की बात है, आम शहरी मारे गए, तो वो ऐसे ही नहीं, उसका कोई पर्पस होता है। तो जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, ये जो गंगा हाईजैक का वाकया हुआ था 1970, उससे अब तक मैं जितने देखूँ, हर ऐसे इंसिडेंट के बाद इंडिया को ही फायदा हुआ है। तो जब भी कोई वाकया होता है, जिसे कहते हैं जी दहशतगर्दी हो गई इस किस्म के, तो उसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उसका फायदा किसको हो रहा है, या उससे फायदा कौन उठा रहा है, तो क्लियर हो जाता है। आपने अभी कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है किसी मेन स्ट्रीम इशू से तवज्जो हटाने के लिए भी होता है, तो आपके ख्याल में इस वक्त इंडिया में ऐसा क्या चल रहा है, क्या हालात हैं जिससे मोदी जो है वो अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहा है? क्या वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं उनके अंदरूनी, अगर हम मामला देखें तो? मुझे ये लगता है कि इस वाक़े से मोदी हुकूमत 3-4 चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रही है या करेगी। एक तो पहला ये, अगर हम इंडिया के अंदरूनी मामलात की बात करें, पहला तो वक्फ बिल वाला मसला है इंडिया के अंदर, मुस्लिम्स को लेके। हाँ, जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, उसको लेके जो बीजेपी हुकूमत का कानून साजी करना चाह रही है, एक तरह से उसको नाकारा बनाना चाह रही, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में अरबों खरबों रुपए की जायदादें हैं जिनके ऊपर वो एक बहुत बड़ा मसला है उसके लिए, उस पर एहतजाज हो रहा है। और उस पर अभी मुसलमान जो हैं वहाँ पर पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, जिसके ऊपर इंडियन पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो एक पुरअमन एहतजाज है। अच्छा, ये मामला जो है ये है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए, मगर मुनीज़ा लेटेस्ट ये आ रही है कि शायद वो एहतजाज जो था वफाक इमलाक वाला, वो शायद मुलतवी कर दिया, मुअत्तल कर दिया है जब तक ये मामला है। हो सर नहीं, लेकिन ये तो कल परसों तक ही ये चलता रहा है, ये चल रहा था, और जिसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है और बहुत रिएक्शन आ रहा है, और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है तो इसकी एक और अहमियत बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, इंडिया में भी ऐसा नहीं है, इंडिया कहने को जमहूरियत है मगर स्टैब्लिशमेंट वहाँ पर भी है, और वहाँ की स्टैब्लिशमेंट कौन है? वो जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बिजनेस जायंट्स, बिजनेस जायंट्स वगैरह जो। अच्छा, इसमें आपको मैं एक दिलचस्प चीज़ बताऊं, वक्फ की, जो दिल्ली का हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई है। इसी तरह अंबानीज का वो जो मशहूर घर नहीं है 27 माले का, जो 15,000 करोड़ रुपए का, वो भी वक्फ के उस पे ज़मीन पे बना हुआ है। और अंबानी के घर का मामला इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने केस किया हुआ है कि भाई इन्होंने जाली, जिस तरह हमारे यहाँ ये नहीं होते आपके जो जमीनों के मामले और ये बहरिया वहरिया की, जिस तरह जमीनें की कई फाइलें बन जाती हैं, वहाँ ऐसे नहीं हुआ, मगर उसी तरीके से केस ये वक्फ बोर्ड ने किया है कि अंबानी ने रिलायंस के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू ये जमीन हासिल की, लेकिन गलत तरीके से हासिल की, और बोर्ड की मुकम्मल 2/3 उसमें मंजूरी नहीं थी, ये सारा कुछ मामला। तो बहरहाल ये इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है। इस तरह बहुत सी इमलाक हैं इंडिया में
जो अहम इमलाक हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। तो एक तो मसला ये है। दूसरा मसला इसमें जो इंडिया मुझे लगता है इससे हासिल करना चाह रहा है, वो मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊंगी कि जिस वक्त ये वाकया हुआ पहलगाम का, उसके अगले दिन इंडिया की जो कौमी नेशनल सिक्योरिटी एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पानी बंद कर रहे हैं, वो इंडस वाटर मुआहिदा जो है उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनके तर्जुमान ने एक बात की। उन्होंने ये कहा कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत ने कामयाब इलेक्शन करवाए, जो कि सितंबर अक्टूबर 2024 में पिछले साल हुए। तो वो कामयाब इलेक्शन करवाए जो कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसके वजह से ये रिएक्शन आया। यानी कि उन्होंने अपने अंदर की बात कर दी। सबसे पहले तो आप उन इलेक्शन की हकीकत समझ लीजिए। रिजल्ट देख लें आप, मोदी को तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ, बहुत कम सीटें मिली ना। और अब वो बड़े मेरे ख्याल को 10 साल के बाद हुए थे। और आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी वाला वो है, उसको ख़त्म कर दिया था मोदी ने। उसके बाद ये हुए और बड़ा क्रैकडाउन हुआ था इंडियन फोर्सेस ने, पूरी वैली को एक तरह से उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ था। उसके बाद ये इलेक्शन हुए। उनके कोई 300 लीडर तो जेल में थे। ये इलेक्शन हुए, फिर भी बीजेपी बुरी तरह हारी है। और जो पार्टीज पावर में आई हैं उनमें कांग्रेस भी है और बाकी उनकी लोकल जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो सारी जो है वो 370 को ख़त्म करने के खिलाफ है। तो एक इनको मोदी को ये भी रिस्क है कि भाई ये वाला मामला ना दोबारा उठे, और वो वहाँ पे अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर ये है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है वो कश्मीर में बाहर से लाके लोगों को बसा रहे हैं, उनको वहाँ की वो इलाके में ज़मीनें दे रहे हैं, और सारा उनके डोमिसाइल्स जो भी उनके लोकल होते हैं वो सब दिए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से कश्मीर में और ख़ास तौर पे कश्मीर में लोग बहुत नाराज़ हैं। तो एक लोकल सतह के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा मोदी सरकार से नाराज़ हैं। तो एक वो भी फैक्टर है। तो ये कहना, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं बहुत कम उनकी बातों से एग्री करती हूँ, मगर इस बात में मैं एग्री करती हूँ कि ये इनका होम ग्रोन एक मिलिटेंसी है, अगर आप इसको कह लेंगे, एक होम ग्रोन रिएक्शन है। ठीक है, तो एक तो मसला ये हो गया, फिर ये पानी का हो गया। फिर आप ये देखिए, इन्होंने बोला, इन्होंने जो अपने जिन जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई उसमें उन्होंने कहा कि सार्क के वीज़े हम ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये सार्क के वीज़े क्यों, आप अगर कोई सोचे, उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश में जो हुआ शेख हसीना की गवर्नमेंट के फॉल के बाद से, वो तो आप इंडियन गवर्नमेंट से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। वो तो उनका पूरा मीडिया और वो लगा हुआ है पीछे। और डॉक्टर यूनुस ने आने के बाद ये कहा था कि मेरी कोशिश होगी मैं सार्क को रिवाइव करूं क्योंकि रीजनल ट्रेड बढ़े, ये बढ़े। तो अब कौन है, आप मुझे बताइए, जो नहीं चाहेगा कि रीजनल ट्रेड हो? क्योंकि रीजनल ट्रेड से तो यहाँ साउथ एशिया के लोगों को फायदा है ना। कौन नहीं चाहेगा? इंडिया के अंदर वही जो बड़े बड़े आपके बिजनेस जायंट्स हैं वो नहीं चाहेंगे। क्यों? कि अगर वहां पे खुशहाली आ गई पूरे खित्ते में तो इनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये जो अभी इस वक्त इंडिया में आज सस्ती चीजें बना रहे हैं और इसको बाहर बेच रहे हैं महंगे दामों, वो तो इनका वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, बिजनेस जायंट्स नहीं चाहेंगे, लोग तो ऑब्वियसली चाहेंगे। अच्छा मुनीज़ा, इसमें एक चीज़ ये भी है ना, जब वो कश्मीर से 370 आर्टिकल ख़त्म किया था, उसके बाद से मोदी ने इस तरह का एक ग्राउंड बनाया था कि कश्मीर की जो आवाम है अब हमारे साथ आ गई है, किसी को एतराज़ नहीं है, देखें वादी में अमन हो गया है, हमने पुरअमन इलेक्शन करवा दिए हैं। वहाँ पे मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, गैर मुल्की जो हैं रहनुमा आए थे। तो अब इस वाक़ये के बाद उन सब चीज़ों पर तो सवाल उठ गया, तो ये तो उसको मुंह की पड़ गई है इंडियन हुकूमत को, इसलिए भी इतने ज़्यादा बुखलाए हुए हैं। ये उन्होंने करवाई थी G20 कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अपने सेंस ऑफ ग्रैंडियर से बाहर नहीं निकल पा रहा। इंडिया समझ रहा है कि जी हमारी इकोनॉमिक, हम इतने बड़े पावर हैं और हमारी आबादी है तो हम जो मर्जी आए चाहे करें। ठीक है ना, वो जैसे उनका जो हॉलीवुड है, सॉरी उनका जो बॉलीवुड है वो हॉलीवुड को फॉलो करता है ना, और उनकी तरह की फिल्में कॉपी करके बनाते हैं। तो उनको वो समझते हैं कि हम अमेरिका को भी फॉलो कर सकते हैं और उसी तरह हम रहेंगे। लेकिन
वो भी उनके भी अगर अमेरिका भी इस तरह की कोई एडवेंचरिज्म करता तो उसके ऊपर भी पर्दा खुल जाए। सबको पता है इराक में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, ये बिल्कुल सही। अच्छा, मोदी साहब जो है इन्होंने कहा कि हम G20 कराएंगे, और पूरे इंडिया में तो कराई, उन्होंने कहा हम कश्मीर में भी कराएंगे और दिखाएंगे लोगों के कि कितना पुरअमन है और कितनी फोर्सेस, कितनी सिक्योरिटी में उन्होंने कराई थी, वो भी सबने देखा। उसकी वजह से ये है कि जो इंडियन मीडिया है, जिसको हम नहीं, पूरी दुनिया गोदी मीडिया कहना शुरू हो गई, वो जो कश्मीर की असल सूरत हाल है वो नहीं दिखा। देखिए, मीडिया का काम है आईना, वो दिखाए कि रियलिटी क्या है, वो नहीं दिखाती। वो कहती है भाई कश्मीर में सब सही है, कश्मीरी जो है वो हमारे साथ है और ये सारा कुछ। उसकी वजह से दुनिया में ये तासुर गया कि भाई कश्मीर तो बड़ा पुरअमन हो गया है, वो तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो वहाँ टूरिज्म भी हो सकता है, तो टूरिस्ट भी आते हैं वहां पे। और लोगों को नहीं पता कि वो इलाका अभी भी पुरअमन नहीं है। अगर पुरअमन होता तो आप मुझे बताएं, वहां अभी भी इंडियंस जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। पहलगाम ले लीजिए, पहलगाम में भी आए दिन वहां पे कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है, कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, कोई ड्रोन से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये मुसलसल एक चीज चल रही है। लेकिन मीडिया पे नहीं वो लोग आने देते, तो दुनिया समझती है और इंडियंस भी समझते हैं जी सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। मगर ये वाकया तो इतना बड़ा था कि छुप ही नहीं सकता। ये कैसे छुपेगा? ये तो 2 दर्जन से ज्यादा जाने गई हैं इसमें। जाने गई हैं, बिल्कुल। और मैंने जैसे आपको कहा ना, चिट्ठी सिंहपुरा वाले वाक्य की, अभी आप देखें जो एनी शाहिदीन की चीजें आनी शुरू हो, वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं, वो खुद कह रहे हैं वहां के लोग कि भाई ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने तो बाद में कहा है। लेकिन उनका मीडिया तो करता ही यही है, वो तो वाकया होता है और वो छूटते ही पाकिस्तान का नाम लेते थे। अब तफ्तीश से पहले, किसी भी चीज से पहले, वो पाकिस्तान का, उनके मीडिया का काम ही है। देखिए, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका तो पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। और बड़ा अफसोस भी होता है क्योंकि उनके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे अखबार होते थे, टीवी चैनल्स का एक स्टैंडर्ड होता था जो कि सब खत्म हो गया। तो वो उसको तो आप रहने दें ना, और वो तो प्रॉपर ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। वो तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब भी कोई इस किस्म की रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टी पावर में आएगी ना, अब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये ऐसे करते हैं और दहशतगर्दी और ये वो, हम पे तो इल्ज़ाम लगता है। हमारे यहाँ कभी कोई मजहबी जमात पावर में आई है? नहीं। बांग्लादेश में कभी कोई आई है? कहीं नहीं आई। इंडिया में आई है और आके बैठी हुई है। और फिर आप उनकी ऑडेसिटी देखिए कि खुद आपकी एक मजहबी जमात पावर में है जो कि इंडिया के अंदर पोलराइजेशन पैदा कर रही है, हिंदू मुस्लिम झगड़े फसाद करवा रही है, और वो हमें कह रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं वो टेररिज्म और इस्लामिक किए और इस्लाम, मतलब ये कोई बात हुई? अब तो दुनिया भी नहीं मानती। क्योंकि आप ये देखिए, इंडिया की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो पिछले 3-4 साल में खास तौर पे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। ये जो सिखों का मामला हुआ, जो कनाडा में मारा, फिर अमेरिका के साथ हुआ, और फिर दूसरा ये जो यूरोप के अंदर इनका डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क जो पकड़ा गया था, जिसकी बाज़गश्त हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी सुनी, तो एक बहुत बहुत इंडिया की बदनामी हुई है। फिर चीन के साथ जो इनका चलता रहा है, वो तो चले, वो तो 2 मुल्कों के दरमियान है, 2 जायंट्स हैं, वो तो एक हो रहा है, ये तो बायलैटरल एक मसला है। लेकिन एक इंटरनेशनल रेपुटेशन होती है ना किसी भी मुल्क की, वो उसने बहुत ढस खाई है। अच्छा मुनीदा, इस सारे मामले के बाद हमने देखा कि कुछ भारत की तरफ से इकदाम भी उठाए गए, जैसे कि सिंतास मुआहदा जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है, वाघा बॉर्डर बंद और अटारी बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया गया है, ठीक है, सफारती हमला महदूद करने का कहा गया है। तो आपको लगता है कि ये इन सारे मामला से पाकिस्तान की सेहत पर कुछ असर पड़ता है, या सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि देखें हम ये कर सकते हैं? इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से इंडिया का जो प्राइमरी, और मैंने कहा ना 2-3 और मकासद थे, जो प्राइमरी मकसद है वो ये सिंतास मुआहदा है। क्योंकि आज से नहीं, इंडिया पिछले 10 सालों से पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के कि इस मुआहदे को रीनिगोशिएट कराएं, कि जी जो 1960 में जो टर्म्स तय हो गई थी, एक इंटरनेशनल मुआहदा है जिसका जामिन वर्ल्ड बैंक है, तो इंडिया पीछे पड़ा हुआ है पिछले 10-12 साल से कि इसको रीनिगोशिएट कराएं। हम इस पे खुश नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है भाई हम खुश हैं, हमें नहीं कराना। तो वो एक मसला पड़ा। 2016 में उरी का वाकया हुआ था, वो भी कश्मीर में। उस वाकये के बाद
उसका रिएक्शन क्या है? या तो होता ना कि रिएक्शन आता कि एलओसी के ऊपर हम कुछ करेंगे, नहीं, उसका रिएक्शन भी इंडिया ने यही किया कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर हम देखेंगे और ये कर देंगे और पानी बंद कर देंगे और ये सारा, मतलब पूरा रिएक्शन वाटर बेस्ड था। इस दफ़ा भी ये वाटर को, पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको पता है जब ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ उसके बाद जब इनकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी इंडिया में, तो ट्विटर पे बार बार ये बातें आ रही थी और ये बड़े वेरीफाइड अकाउंट से ये बातें आ रही थी कि इंडिया हो सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरबंदी मुआहदा है वो ख़त्म कर दे, इसकी बातें आ रही थी। लेकिन जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को वो कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है उनका टारगेट वो था। तो कहने का मकसद है चूंकि इंडिया बहुत अरसे से इसके पीछे पड़ा हुआ था, तो अब वो ये चाह रहा है कि इसको सस्पेंड करे। और आप उनकी लैंग्वेज देखें ना कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं जब तक के पाकिस्तान हमें यकीन नहीं दिलाता कि वो जी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है या इस तरह की कोई उन्होंने लैंग्वेज, यकीन हमें दिलाना है। हाँ, मतलब यकीन नहीं, आप पता है मतलब इसका तो मतलब वो अगर पाकिस्तान कह दे कि हाँ भाई हम नहीं है तो आप खोल देंगे, आप वो मुआहदा जो आपने सस्पेंड किया है वो बहाल कर देंगे, नहीं ना। तो मतलब ये तो वो तो लैंग्वेज है। तो उनका टारगेट ये है क्योंकि वो वहां से ज्यादा पानी लेना चाहते हैं, वो उसके ऊपर ज्यादा बंद बनाना चाहते हैं। उनको लगता नहीं पाकिस्तान तो काफी कुछ इसको मिल रहा है और इसको पानी ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक अच्छा, इसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट है, क्योंकि दरिया जो है ना वो वो एक नेचुरल एक चीज है। इसका मतलब है उसका बहाव भी नेचुरल है। तो जिस जमाने में अभी जैसे गर्मियां हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और पानी का बहाव बढ़ेगा, तो इंडिया चाहकर भी उस पानी के बहाव को नहीं रोक पाएगा। इंडिया के पास ऐसे कोई इतने बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स, इतने बड़े बड़े डैम्स नहीं है कि वो उस फ्लड वाटर को, या वो सैलाब आ जाएगा वहां, हाँ वहां सैलाब, हाँ वो नहीं रोकेंगे। मसला हो सकता है डाउन द लाइन जब ये आपका गर्मी का मौसम खत्म होगा, तब आहिस्ता आहिस्ता जब पानी का बहाव कम होता है तब थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। लेकिन उस वक्त भी क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल लॉ, आलमी कवानीन के मुताबिक, यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तय है, उसमें जो अपर रिवर के जो दरिया के जो ऊपर के इलाके होते हैं, यानी जहां से दरिया बहता है, वो किसी भी सूरत में नीचे के इलाकों का पानी नहीं रोक सकते। अपर राइबेरियन, नीचे लोअर राइबेरियन का पानी नहीं रोक सकते। ये इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि इंडिया को ये भी सोचना, और पता नहीं, आई एम श्योर उन्होंने सोचा ही होगा, इतना बड़ा मुल्क के सारे एडवाइजर्स बैठे हैं, कि इंडस के मामले में, दरियाए सिंध के मामले में तो इंडिया एक तरह से अपर राइबेरियन है, हम नीचे। अगर वो ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि वो पाकिस्तान का पानी किसी भी तरह, चले मैं मान लूं वो बंद कर दिया, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वगैरह में देखें तो उसमें इंडिया लोअर राइबेरियन है, चाइना अपर है, तो वो चाइना के लिए ये एक मिसाल कायम कर देगा कि भाई तुम लोग भी कर सकते हो। तो ये इतना आसान नहीं है। मैं ये समझ रही हूँ कि इंडिया फोर्स करना चाह रहा है हमें कि हम वापस से सिंतास मुआहदे को रीनिगोशिएट करें, टेबल पे आए, और इस लगे हाथों उन्होंने कहा वक्फ वाला मामला भी सिमट जाएगा। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हम सिक्योरिटी, क्योंकि इस वक्त तो वहां पे ऑपोजिशन है पावर में, तो इनकी जरा दाल नहीं गल रही बीजेपी वालों की, तो हम वहां पे भी घुस के तो सिक्योरिटी बढ़ा दें। और ये की इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं है, इतनी ज्यादा वो तो नहीं, वो तो अभी, बल्कि आप देखिए इंडिया से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उनकी जो वो नहीं है, वो अमेरिका के साथ टैरिफ्स का मामला चल रहा है, वो भी एक अहम चीज है। वो ममालिक जो एटमी ताकत हैं, इस तरह की गर्मा गर्मी जो है मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर भी इस सूरत हाल को देखते हुए आपके ख्याल में इंडिया क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है या सिर्फ बस ये गिदड़ भपकियां ही हैं? देखिए, इससे ज्यादा इंडिया क्या कर सकता है? जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता जंग की तरफ बात जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हों, तो जंग एक तो आसान नहीं है, महंगी तो है, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अनप्रिडिक्टेबल होगा ना, कि बात कहीं से कहीं पे भी निकल सकती है। और मेरा नहीं ख्याल कि दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं
या इवन हुकूमतें, कोई नहीं जंग चाहता, क्योंकि जंग का मतलब होता है कि सब तहस नहस हो जाता है, जो मईशतें खड़ी की होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। तो उस तरफ तो बात नहीं जा रही। और उसकी एक वजह मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहुत से दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने इंडिया में सरमायाकारी की हुई है, और पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी नहीं भी की तो उनके यहाँ पे स्टेक्स बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है। तो अगर बाहर के मुल्क इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको भी ये अश्योरिटी तो होगी ना कि भाई जंग नहीं होगी, हालांकि पुरानी दुश्मनी है, एटम बम है, सब कुछ है, ठीक है। एक तो ये चीज। तो इंडिया जो है अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें माजी की तरफ ले जाती हूँ। ये 1970 या 71 की बात है। गंगा प्लेन हाईजैक का वाला मामला हुआ था। तो उसमें कश्मीर के 2 लोग थे, मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक था। उन्होंने इंडिया का एक प्लेन, उसका नाम था गंगा, उसको हाईजैक किया, उसको लाहौर ले आए। उसमें बहुत से लोग बैठे मुसाफिर थे। पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसने बातचीत करके मामला डिफ्यूज़ करवाया, उन लोग को रिलीज़ कर दिया, प्लेन खाली हो गया, सब कुछ हो गया और वो लोग गिरफ्तार हो गए। ये जो अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये वो टाइम था जब 71 की जंग का हीटअप हो रही थी और मामलात गर्म चल रहे थे। इंडिया ने उस वाक़े को एक्सक्यूज़ बनाकर पाकिस्तान का जो ओवरहेड फ्लाइट्स थी उसको बंद कर दिया। यानी कि उस वक्त मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो एयर लिंक था वो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से तो नहीं, आप नीचे से जाएं, ऊपर से कहीं इंडिया के ऊपर से नहीं जाएंगे, वो बंद कर दिया। तो जिसका एक बहुत असर पड़ा था जो 71 की जंग के ऊपर। बाद की तफ्तीश से ये बात पता चली कि ये जो गंगा तैयारा था ये इंडियन फ्लीट में सबसे पुराना था, तो इसको ग्राउंड कर दिया था और इस वाक़े से 2-4 दिन पहले ही इसको इंडियन फ्लीट में वापस एक्टिव किया गया। और वो जो 2 हाईजैकर्स थे उनमें से एक डबल एजेंट था जिसको एक्सक्यूज। तो ये वहां से शुरू होता है। फिर आप देखें उरी का वाकया है, फिर उसके बाद आप गुजरात राइट्स जो हुए, वो जो समझौता एक्सप्रेस था, समझौता एक्सप्रेस था, और गुजरात राइट्स में भी जो एक वो ट्रेन में हिंदू यात्री जा रहे थे तो आग लग गई थी, जिसके ऊपर कहा गया कि जी ये मुसलमानों ने की है। ये बाद की तफ्तीश से पता चला कि वो तो गलती से आग लग गई थी। यात्री जाते हैं, उनके पास चूल्हा और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसकी बुनियाद बना के गुजरात में उन्होंने मुसलमानों की नस्ल कुशी की। तो इस तरह के वाक़यात पै दर पे बहुत सारे होते आए। और अभी हमने वो तो देखा ही, बालाकोट से पहले जो उन्होंने बालाकोट में किया, और हमने अभी नंदन पकड़ा। तो ये इंडिया की हिस्ट्री है। मुनीदा, इसमें देखें, ये तो अभी आपने बालाकोट की खुद ही बात कर दी, मैं भी पूछना चाह रहा था कि देखें पहले भी वो भी उसी तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके नतीजे में ये बालाकोट हुआ और इंडिया के त्यारे गिरे, हमने उनका पायलट पकड़ा। तो क्या इस तरह की गलती दोबारा कर सकता है? मतलब रिएक्शन में जब दोनों तरफ जज्बात बुलंद होते हैं तो हुकूमतें ऐसी गलती कर जाती हैं जैसे कि माजी में मोदी ने की, और अब हमने जो है वो अभिनंदन को पकड़ा, उनके त्यारे गिराए। तो क्या ऐसी कोई गलती हो सकती है? देखिए होने को तो हो भी सकती है, किसका दिमाग कब चल जाए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और वो ये समझती है कि जी हम दुनिया की बड़ी ताकत है, तो जो काम अमेरिका कर सकता है हम भी कर सकते हैं। ये जो मोदी ने बात की ना कि जी पहलगाम के पीछे जो भी होगा हम उसको दुनिया भर में ढूंढेंगे, ये कहाँ से लिया इन्होंने? ये अमेरिकन डॉक्ट्राइन है, मॉनरो डॉक्ट्राइन अमेरिका ने दी थी कि जी अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा और कहीं पे भी जाएगा और किसी भी मुल्क में घुस जाएगा। तो ये इंडिया वहां से सीख रहा है। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब किसी का दिमाग चल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एडवेंचरिज्म जो है हो सकता है हो जाए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को लेकर आप क्या कहती हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया के जो भी इल्ज़ामात हैं उनको सही ट्रीट किया? बिल्कुल, मैं तो समझ रही, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अगर मैं एज एन हम इस गवर्नमेंट पे तनकीद भी करते हैं और अक्सर शोज में करते हैं। मैं तो बहुत आप बड़ी नाकिद हैं। हाँ। मगर जो बात ऐसे हैं हाँ। और एज एन ऑब्जर्वर अगर मैं देखूं तो मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत इसका अच्छा इसको हैंडल किया, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बहुत तहम्मुल के साथ ठंडे दिमाग से इसको हैंडल किया। ये तनकीद हो रही थी कि जी जिस वक्त इंडिया का ये आया कि हम सिंतास मुआहदा मुअत्तल करें, ये कर, तो पाकिस्तान का आया था कि हम अगले दिन
अपनी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तय करेंगे कि क्या जवाब देना। उस पर बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी ये कहा कि भाई इतना बड़ा मामला था, पाकिस्तान एक दिन क्यों वेट कर रहा है, अभी रात क्यों नहीं उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उस वक्त जज्बात बहुत गर्म होते हैं ना, उस वक्त नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन के बाद ज़रा सबको सोचने का संभलने का मौका मिलता है, वो किया। और पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो अभी खबरें आ रही है कि उन्होंने जो टिट फॉर टैट किया है वो बहुत अच्छा किया है। एंड आई थिंक दे आर बीइंग वेरी रीजनेबल, क्योंकि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा नहीं है तो फ़ायदा इंडिया को भी नहीं। मगर जो बार बार इंडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान अपने मसाइल को हल कर रहा है ना, अपनी मईशत पे तवज्जो दे रहा है। हमारे अपने मामलात हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर अपने मामलात बहुत ख़राब हैं। मणिपुर को ले लें, आप छोड़ दें मुसलमानों को, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर को ले लें, वहाँ पे आग लगी हुई, लोग मर रहे हैं, इंडियन मीडिया दिखाता ही नहीं है। मोदी साहब जो हैं वो इस मामले के ऊपर तो सऊदी अरब से दौरा छोड़ के फौरन आ गए वापस। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, उसके लिए तो ये कभी नहीं आए, बल्कि जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हो रही थी तो ये दूसरे मुल्कों के दौरे पे थे। तो अगर मैं रैशनली देखूं तो आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, बहुत एक सीजन्ड डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। मुनीता, एक चीज़ और भी है ना कि हमने तकरीबन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से एक दहशतगर्दी के अफरीत का सामना किया है, मगर ये बात भी हमें मानना पड़ेगी कि हमने इसको काफ़ी हद तक कामयाबी से हैंडल भी कर लिया है, और इसका दुनिया भी वो करती है। फिर हमने अभी रिसेंटली देखा कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम निकले। इसका मतलब यही है कि दुनिया इतराफ़ कर रही है कि नहीं, हमने इक़दामात किए हैं। तो इंडिया का ये इल्ज़ाम अब और दुनिया का ये एतराफ़ कि नहीं, पाकिस्तान ने ख़ुद को बहुत सुधारा है और बहुत बेहतर किया है, तो आपको लगता है कि दुनिया जो है इंडिया के इल्ज़ामात पर कान धर रही है इस वक्त? जो अभी वर्ल्ड रिएक्शन आया था वो आया इसलिए था क्योंकि पहलगाम में आम शहरी मारे गए। और मुनीता, उसमें भी जो जिन कंट्रीज़ का रिएक्शन आया है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठाई। नहीं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, मजम्मत करते हैं, ये करते हैं। यहाँ जाहिर है वो क्यों उठाएंगे? हाँ, पाकिस्तान वो जो दुनिया के दूसरे ममालिक है, वो कोई इंडियन मीडिया तो नहीं है कि वो छूटते ही बोल दें। वो जिम्मेदार ममालिक है, वो ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता बगैर प्रूफ के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, कोई इस तरह से नहीं कहता। इंडियन मीडिया को सुने तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। हाँ, वो तो आपको पता है बहुत एग्जैजरेटेड है, तो उसको तो रहने ही दें। अच्छा, दूसरा, हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को अपने, हम तो सबसे बड़े अफेक्टीज हैं टेररिज्म के। इस ये बात तो दुनिया मानती है, जो आता है अब तो UN में हर जगह ये बात मानी जाती है कि अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है तो उसकी फहरिस्त में पाकिस्तान ऑलमोस्ट टॉप पे है सबसे। तो हमें ही ये कहना कि जी आप टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मतलब एक होता है ना, एक अजीब सी बात है, बेसलेस बात है, अजीब सी बात है, मतलब सुन के ही अजीब सा लगता है। FATF की सारी चीजें हमने पूरी की हमारे पास। और दूसरी बात है, पाकिस्तान इस वक्त क्यों करेगा? पाकिस्तान इस वक्त IMF, वर्ल्ड बैंक से उनकी लोन्स की बात हो रही है, उनके साथ बातचीत चल रही है। एक हम चाह रहे हैं कि दूसरे ममालिक हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। इकोनॉमिकल स्ट्रगल कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं दुनिया को। आपका चाहे गवादर हो गया या आपका मिनरल्स हो गया, उस पर एक अलहदा बहस है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स पे हम एक अलग बात कर सकते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि हम चाह रहे हैं कि बाहर के ममालिक आएँ और यहाँ पे सरमायाकारी करें और हम उनको एक महफूज जगह दें। ऐसे में पाकिस्तान क्यों करेगा? और जैसे मैंने आपसे कहा, जब भी कोई वाकया होता है तो सबसे पहले ये देखे, जैसे किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में होता है ना, मोटिव मींस अपॉर्चुनिटी देखी जाती है ना, तो इसमें भी यही होता है कि आप ये देखें किसको फायदा हो रहा है। और एक बात देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना, वो हमेशा जो भी करता है ना, वो कोशिश ये करता है वो ऐसी जगह पे करे, या अपने मुल्क के अंदर करे, या ऐसी जगह करे जहां से वो नैरेटिव को कंट्रोल कर सके। तो जितने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इवन मुंबई अटैक्स, बाद में आनी उस पर किताबें लिखी, इंडिया के अपने CBI ऑफिसर कह रहे हैं कि भाई ये तो इंडिया ने खुद कराया था मुंबई अटैक। तो आप ये देखें कि ये वाले इस तरह तो
इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तो इंडिया की हिस्ट्री है। जो इंडिया की ओपोजिशन जमातें हैं वो बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रही हैं, वो अगर हम उठाएं तो शायद हमारी बात में इतना वजन ना हो जो कि इंडिया की ओपोजिशन जमातें उठा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी है, वो इस नाकामी का इतराफ़ करें और मोदी भी जो है वो इसको माने कि ये हमारी कोताही और हमारी गलती की वजह से हुआ है। तो हम ये इतना अच्छा नैरेटिव ये वाला प्ले नहीं कर रहे, मगर वहाँ की जो ओपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं। तो ये आवाज़ें तो इंडिया के अंदर से बुलंद हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि वहाँ पे तालीम ज़्यादा है तो वहाँ पे शऊर भी ज़्यादा है, और वहाँ पे रिलेटिवली, मैं ये नहीं कह रही आज़ादी ज़्यादा, रिलेटिव आज़ादी भी ज़्यादा, तो ऑपोजिशन तो ये कहेगी क्योंकि वो भी देख रही है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे उनकी अपनी होम ग्रोन डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, पूरे इंडिया में है लेकिन मकबूजा कश्मीर में ज़्यादा है 370 के बाद से। तो और जो ज़ाहिर है ऑपोजिशन उनकी ये कहेगी कि भाई आपने अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या नहीं किया बीजेपी ने ना, राइट्स हो रहे हैं, उनको घर नहीं देते, उनको बाबरी मस्जिद चले, बाबरी मस्जिद तो पहले की, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 सालों में बहुत कुछ हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। अब तो वक्त तक बात चली गई है, उनके मसाजिद के पीछे पड़ गए हैं, लिंचिंग हो रही है, स्कूलों में यूनिफॉर्म्स के ऊपर मसले हो रहे हैं। तो जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी अपनी पॉपुलेशन को ये अपने से नाराज कर रहे हैं, तो अगर वहां पे इस तरह कोई सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं तो ये तो उनको देखने की चीज है ना। तो ये तो नहीं है कि आस पड़ोस के ऊपर आप इल्जाम लगाना शुरू करते। वही बात है ना कि घर के अंदर आप मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं तो आप जाके पड़ोसी पे इल्जाम लगाएं कि भाई तुम कर रहे हो। और इस बार तो बहुत बड़ा वोट बैंक है भारत की ओपोजिशन के पास, क्योंकि मोदी सरकार को जो है वो क्लियरली जो है वो अक्सरियत नहीं मिली, इन्हें कोलेशन करके गवर्नमेंट बनाना पड़ा। और ये भी एक वजह, ये भी बड़े सीनियर लोग इंडिया में ये बात कह रहे हैं कि इस वाकई की एक कोशिश ये भी है क्योंकि वहां पर जो हिंदू वोट है ना वो कास्ट में बटा हुआ है ना, ब्राह्मण, शूद्र, बाकी जितने जो उनके कास्ट होते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, उस सब में डिवाइडेड है, यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है वो डिवाइडेड है कास्ट के अंदर। तो इस वाकई से बीजेपी सरकार उस हिंदू वोट बैंक को एक करने की कोशिश कर रही है। मगर मुनीज़ा ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई ना। देखें अभी हम दुनिया के रिएक्शन की बात कर रहे थे कि किसी दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान को डायरेक्टली उंगली नहीं उठाई अभी तक, ठीक है। तो यानी कि दुनिया भी ये चूरन अब इंडिया का और मोदी सरकार का नहीं खरीद रही, और वहाँ की अपनी आवाम यानी कि ओपोजिशन भी अब नहीं खरीद रही। अब ये मामला पुराना हो चुका, अब ये पुरानी टैक्टिक हो गई। अब तो दुनिया अमेरिका की नहीं मानती, वो जाके कहीं कुछ कह देता है। अब इजराइल का मामला आप ले लीजिए, पैलेस्टाइन का मामला ले लीजिए, तो उस पे नहीं आपकी ये ज़ायनिस्ट और इजराइल की जो लॉबी वो परेशान है क्योंकि अब दुनिया नहीं मान रही इन चीज़ों को ना। सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास सब इंफॉर्मेशन है, रियल टाइम में लोग चीज़ें देख रहे हैं, और उसकी वजह से हिस्ट्री लोगों को रिकॉल हो रही है, बताई जा रही है सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं या मीडिया पे क्लिप्स आ रहे हैं जिससे लोगों को तारीख पता चल रही है। तो अब आजकल के लोग तो इन चीज़ों को नहीं इस पे बिलीव करते ना, दे डोंट बाय दिस एनीमोर। सही। मुनीज़ा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि बहुत से महाजों पर हम कमज़ोर हैं, चाहे इकॉनमी का महाज हो, हमारी अंदरूनी सियासत हो, हम कमज़ोर नज़र आते हैं, आपस में उलझे हुए नज़र आते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं हम मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। मगर आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है तो हम इंडिया के मामले पर एक हो जाएंगे जैसे हम 2019 में हुए थे रिसेंटली? अभी क्या लगता है आपको? इंडिया के मामले में तो अभी हम एक हैं, हमेशा से एक रहे हैं, इसमें तो कोई दो, देखें मुल्क पहले आता है ना, बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह तो बाद में है, चाहे ये बात इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश, जो भी है, हर मुल्क पहले अपनी सलामती देखता है। तो अगर किसी बाहर के मुल्क से खतरा है, कोई दुश्मन का खतरा है, तो सब यूनाइटेड होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता जंग होगी तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया तो मैं बच जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल सही। अफेक्ट होंगे तो सारे अफेक्टेड होंगे, तो ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान तो हमेशा से इंडिया के मामले में मुत्तहिद रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम अभी भी चाहते हैं जो कि इन दोनों के दरमियान राब्ते बहाल हो, तिजारत बहाल हो, क्योंकि एक हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ पे है, और आना जा मतलब हमारा एक
कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन किसी हद तक कॉमन कल्चर है, कॉमन बहुत सी चीजें हैं मुश्तरका है। हमारा खाना एक है, गाना एक है, सब कुछ। मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें मुश्तरक है क्योंकि हम इसी जमीन के हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यही है, इसने दुनिया यहाँ से एक तरह से बहुत कुछ दिया है उसने दुनिया को। तो जब आपकी तहजीब एक है तो कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर अमन हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ अनासिर हमेशा होते हैं जो नहीं चाहते कि वो, तो मैं ये समझ रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में, और ये जो इंडिया बार बार ये कर रहा है इस तरह की हरकतें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये एक कॉलोनियल पॉलिसी की एक कंटिन्यूएशन है। उसने जो ब्रिटिश राज से सीखा कि डिवाइड एंड रूल, बस वो उसी पे चला जा रहा है। तो अब ये पुरानी हो गई हैं चीजें, अब कोई नहीं इस पे यकीन कर। अभी आपने बोला ना कि कुछ अनासिर हर वक्त में रहे हैं और होते हैं, मगर ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी फौज उनको अच्छे से हैंडल कर लेती है और मुनासिब जवाब दे देती है। हमने 2019 में भी देखा और उम्मीद करते हैं कि अगर आगे चलकर भी कोई इंडिया ऐसा एडवेंचर, वो तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अभिनंदन की तरह, अभिनंदन नहीं, जो दूसरे जो जिनको बलूचिस्तान से एक साहब को पकड़ा था ना, जो कुलभूषण की तरह का एक और भी कोई उन्होंने पकड़ा है, वो भी ले आएंगे सामने। चलें, ये तो फिर और इज्जत अफजाई हो जाएगी पूरी दुनिया में मोदी साहब की। चलें मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ लाई। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।